हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेकर आई हूँ माफिया विंसेंजो की स्टोरी। ये इस ड्रामे का एपिसोड फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम विंसेंजो को बिल्डिंग के रूफटॉप पर देखते हैं, जो अपने सामने वाली बिल्डिंग को देखकर कहता है, मैं इस बिल्डिंग को तोड़ना चाहता हूँ। उसके इतना कहते ही वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंसेंजो सुबह सोकर उठता है और कहीं जाने के लिए रेडी होता है। विंसेंजो इटली का सिटीजन है और वो एक इटालियन फैमिली का काउंसलर और लीगल एडवाइजर भी है। प्रोफेशन से विंसेंजो एक लॉयर है। फिर विंसेंजो अम्लियो नाम के एक आदमी के पास पहुंचता है, जिसने विंसेंजो के बॉस फैबियो को मार दिया था। इसलिए वो अपने बॉस की तरफ से अम्लियो को एक ऑफर देता है, लेकिन अम्लियो बहुत ही घमंडी है, इसलिए वो बिना सोचे समझे इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फिर भी विंसेंजो उसे काफी समझाता है, पर अम्लियो उसकी कोई बात नहीं समझता और विंसेंजो को वहां से जाने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो विंसेंजो और कैसानो फैमिली को मारने की धमकी भी देता है, इसलिए विंसेंजो वहां से जाने लगता है। तभी एक स्प्रेशिप दिखाया जाता है, जो अम्लियो के यार्ड में पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा था। तभी अम्लियो देखता है कि ये पेस्टिसाइड नहीं बल्कि केरोसिन था। फिर विंसेंजो उसके पूरे यार्ड में आग लगा देता है, जिसके बाद विंसेंजो फैबियो के फ्यूनरल में जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फैबियो ने विंसेंजो को अडॉप्ट किया था और फैबियो चाहता था कि अम्लियो मर जाए, इसलिए विंसेंजो ने फैबियो की विश को पूरा करने के लिए अम्लियो के यार्ड में आग लगाई थी। तभी हम पाउलो को देखते हैं, जो कि फैबियो का रियल सन है, और वो विंसेंजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि फैबियो विंसेंजो को पाउलो से ज्यादा चाहता था और वो उसके हर डिसीजन से भी एग्री करता था। इसलिए पाउलो और विंसेंजो की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। फैबियो के मरने के बाद पाउलो विंसेंजो को बॉस बनाना चाहता था, लेकिन विंसेंजो को उसकी ये बात पसंद नहीं आती। इसलिए पाउलो रात को विंसेंजो को मारने के लिए कुछ आदमी भेजता है, लेकिन विंसेंजो उन्हें चकमा देकर सारे आदमियों को मार देता है और पाउलो के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, और अगर तुमने मेरा पीछा करने की या मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। क्योंकि विंसेंजो कोरिया जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम कोरिया में योंग को देखते हैं, जो कि प्रोफेशन से एक लॉयर है और उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। फिर योंग की मुलाकात जुन से होती है। वो दोनों एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का केस लड़ रहे थे। दरअसल अपोजिशन पार्टी के लॉयर होंग का मानना था कि इस फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयों की वजह से लोग मर रहे हैं, और उसके पास इस बात को प्रूव करने के लिए विटनेस भी था। लेकिन वो विटनेस कोर्ट तक नहीं पहुंचता, क्योंकि योंग ने कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले ही उस विटनेस को पैसे देकर खरीद लिया था। होंग के पास कोई एविडेंस ना होने की वजह से कोर्ट उसे नेक्स्ट डेट दे देता है। जब होंग बाहर आता है, तभी योंग भी उसके पास आती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि होंग योंग का फादर है और इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। होंग योंग पर काफी चिल्लाता है, क्योंकि वो पैसों के लिए उस कंपनी को बचाने में लगी हुई थी, लेकिन योंग उसकी कोई भी बात मानने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम विंसेंजो को देखते हैं, जो कि कोरिया के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था, और यहाँ उसे एक टैक्सी ड्राइवर जिद करके उसे अपनी टैक्सी में बिठा लेता है। रास्ते में विंसेंजो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द ये सारा काम खत्म करना होगा। तभी विंसेंजो गाड़ी में रखा हुआ पानी पी लेता है, जिसे पीते ही उसे नींद आ जाती है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर विंसेंजो को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर विंसेंजो का सारा सामान चोरी कर लेता है। जब विंसेंजो को होश आता है, तो वो कोरिया के लोगों को भला बुरा बोलते हुए किसी तरह ग्योगमा पैलेस पहुंचता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें फैबियो के 2 दोस्त विंसेंजो के पास आए हुए थे, क्योंकि ये दोनों अपना गोल्ड छुपाना चाहते थे। इसलिए इनकी हेल्प करने के लिए विंसेंजो ने अपने फ्रेंड के नाम से कोरिया में एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी थी और उसे पैलेस में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके कुछ रूम्स उसने रेंट पर दे दिए थे। इस बिल्डिंग के बेसमेंट में उसने एक हाई टेक रूम तैयार किया हुआ था, जिसके अंदर उस गोल्ड ओनर का सारा गोल्ड छुपाया हुआ था, और सिर्फ उसका रियल ओनर ही उस रूम को लॉक कर सकता था। फ्लैशबैक के बाहर विंसेंजो की मुलाकात उसके फ्रेंड जो से होती है, जो कि इस पैलेस का ओनर है। जो उसे बताता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पैलेस के आसपास की सभी जमीन खरीद ली है, और उन्होंने मुझे भी इस पैलेस को बेचने के लिए कहा था, लेकिन आपके कहने पर मैंने इसे नहीं बेचा। फिर वो विंसेंजो को पूरा पैलेस दिखाता है और यहाँ के लोगों से भी मिलवाता है, जो कि एक से बढ़कर एक नमूने थे। होंग भी वहीं पर रहता है, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ विंसेंजो के बारे में ही बात कर रहा था। फिर जो विंसेंजो को वहाँ का टेम्पल दिखाता है, जिसमें 2 मॉन्क रह रहे थे। ये टेम्पल बेसमेंट के बिल्कुल ऊपर बना हुआ था, ताकि कोई चाहकर भी इस बिल्डिंग को तोड़ ना पाए। नेक्स्ट सीन में विंसेंजो एक ग्योंगचा नाम की लेडीज के केस के डॉक्यूमेंट्स को देखता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक मर्डर केस को लेकर सुनवाई चल रही थी, जहाँ पर विंसेंजो भी होता है, और इस केस की मेन सस्पेक्ट ग्योंगचा ही थी।
क्योंकि उसने अपने बॉस वांग को मार दिया था। दरअसल ग्योंगचा वांग के घर मेड का काम करती थी और सभी का मानना था कि ग्योंगचा ने गुस्से में वांग को मार दिया। यहाँ तक कि ग्योंगचा का लॉयर भी उसके साइड नहीं होता। ग्योंगचा कहती है कि वांग ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और मुझसे पहले वो कई मेड्स के साथ भी ऐसा कर चुका है, लेकिन कोर्ट उसकी बात को सच नहीं मानता और उसे जेल में डाल देता है। फ्लैशबैक के बाहर विंसेंजो को ये भी पता चलता है कि योंग ग्योंगचा का केस रीओपन करना चाहती है, लेकिन ग्योंगचा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट डे होंग ग्योंगचा से मिलने जाता है और उसका हालचाल पूछता है, क्योंकि वो भी ग्योंगचा की हेल्प करना चाहता था। लेकिन ग्योंगचा उसे भी मना करते हुए कहती है, अब मैं जेल से बाहर नहीं आना चाहती और वैसे भी मैंने बहुत गलत काम किए हैं। नेक्स्ट सीन में विंसेंजो बार्बेल फार्मास्यूटिकल कंपनी से आए एक दियोग नाम के आदमी से मिलता है, जो कि पैलेस बेचने के बारे में बात करने आया था। लेकिन विंसेंजो मना करते हुए कहता है, हम इस बिल्डिंग को दोबारा न्यू डिजाइन में बनाएंगे, इसलिए हम इसे नहीं बेच सकते। ये देखकर दियोग उसे काफी ज्यादा पैसे ऑफर करता है, लेकिन फिर भी विंसेंजो उसके लिए तैयार नहीं होता। रात को जो अपने घर जाता है, जहाँ कुछ गुंडे उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेते हैं और उन गुंडों ने उसकी फैमिली को भी किडनैप किया हुआ था। जो इनसे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? इनका बॉस जो उसे पैलेस सेल करने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। नेक्स्ट जो कहीं जाते हुए विंसेंजो को कॉल करके बताता है कि बार्बेल कंपनी वालों ने मेरी फैमिली को बांध कर रखा है, और इससे पहले कि वो ये बता पाता कि उसने पेपर्स पर साइन कर दिया है, उससे पहले ही एक ट्रक आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ योंग अपने फादर से झगड़ रही थी, क्योंकि उसके फादर उसे अपनी फैमिली से निकालना चाहते थे। तभी बार्बेल कंपनी से एक पार्क नाम का आदमी कुछ गुंडों को लेकर पैलेस में पहुंच जाता है और इन सभी लोगों को पैलेस खाली करने की धमकी देता है। पर तभी वहां पर विंसेंजो भी पहुंचता है, जो कि पार्क को आराम से बैठकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन पार्क उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसलिए विंसेंजो पार्क को बिल्डिंग से नीचे लटका देता है और कहता है, मैं इस बिल्डिंग को दोबारा से हासिल कर लूंगा और तुम लोगों को बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए पार्क डरकर अपने लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। पैलेस में सभी विंसेंजो की काफी तारीफ करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में विंसेंजो जो के पास जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। जो उसे सॉरी कहता है और कहता है कि तुम्हें खुद ही वो बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस बिल्डिंग में एक स्पेशल फीचर है कि अगर कोई भी उस रूम को जबरदस्ती तोड़कर उस गोल्ड को निकालने की कोशिश करेगा तो वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी और वहां मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। उस बिल्डिंग का असली ओनर मर चुका था, इसलिए विंसेंजो उस गोल्ड को जो के साथ आपस में बांटना चाहता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उस बेसमेंट के ठीक ऊपर टेम्पल बना हुआ था, जिसमें 2 मॉन्ग रह रहे थे और एक मॉन्ग को अपने ध्यान के जरिए उस बिल्डिंग के नीचे एक बुद्धा स्टैचू होने का क्लू भी मिल रहा था, क्योंकि नीचे सच में एक गोल्ड बुद्धा स्टैचू मौजूद था। अब विंसेंजो की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि बिल्डिंग को खाली करने के लिए बार्बेल कंपनी वालों ने इन्हें 11 दिन का टाइम दिया था। इसलिए विंसेंजो को किसी भी तरह ये बिल्डिंग खाली करवाकर गोल्ड निकालना था। दूसरी तरफ हम सियोग को देखते हैं, जो कि क्राइम रिस्पांस डिवीजन एजेंट है। सियोग अपने बॉस ताई को विंसेंजो के बारे में बताता है और उस पर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि विंसेंजो एक माफिया है और वो कोरिया जरूर किसी मकसद से आया है। लेकिन ताई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और उसे किसी दूसरे केस को हैंडल करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में विंसेंजो होंग के पास आता है और उससे बार्बेल कंपनी की सारी फाइल्स मांगता है, लेकिन होंग उससे काफी नाराज था, क्योंकि विंसेंजो बार्बेल कंपनी से केस हार चुका था। इसलिए होंग उसे वहां से जाने के लिए कहता है, पर विंसेंजो उसे कहता है कि मैं इस पैलेस को वापस लेकर ही रहूंगा और मैं एक ऐसी चाल चलूंगा जिसे देखकर तुम सब हैरान हो जाओगे। वैसे तो होंग को उस पर भरोसा नहीं था, पर विंसेंजो के काफी समझाने पर वो बार्बेल कंपनी की सारी फाइल्स दे देता है। वहीं योंग को पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से एक रिसर्चर भाग गया है। ये जानने के बाद योंग काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो रिसर्चर अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अगेंस्ट विटनेस बन गया तो वो केस हार जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम मियोंग को देखते हैं, जो कि एक प्रोसिक्यूटर है और वो अपने शातिर दिमाग से किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा सकती है। मियोंग का बॉस उसे एक किम नाम के पर्सन का केस डिसमिस करने के लिए कहता है, जिसने कई सारी औरतों का शोषण किया था। लेकिन मियोंग इस केस में नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि इस केस में सभी किम के खिलाफ होते हैं। लेकिन उसका बॉस फोर्सफुली उसे ये काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ योंग अपने फादर के ऑफिस जाकर ये देखती है कि उसके फादर आराम से सो रहे हैं। ये देखकर वो काफी रिलीफ फील करती है और समझ जाती है कि वो रिसर्चर अभी तक उसके फादर के पास नहीं पहुंचा, और वो अंदर जाकर देखती है कि विंसेंजो बार्बेल कंपनी के बारे में स्टडी कर रहा था। ये देखकर योंग उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से योंग और उसके फादर के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ मियोंग वूसेंग लॉ फर्म के CEO से मिलती है, जो कि उसे अपनी लॉ फर्म ज्वाइन करने के लिए कहता है और ये वही फर्म है जिसमें योंग भी काम करती है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर तुम ये फर्म ज्वाइन करोगी तो मैं तुम्हें इस सारे करप्टेड सिस्टम से बाहर निकाल लूँगा। ये बात सुनते ही मियोंग फर्म ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम बार्बिल कंपनी के CEO हांसियो को देखते हैं, जो कि एक स्किट रिजॉर्ट में किसी से मिलने के लिए आया था। यहाँ हांसियो उस रिसर्चर के भाग जाने के लिए उस आदमी से सॉरी बोलता है और काम लेट होने की वजह से भी माफ़ी मांगता है, पर ये पर्सन हांसियो को काफ़ी बुरी तरह से पीटता है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि बार्बिल फार्मास्यूटिकल कंपनी का असली ओनर हांसियो नहीं बल्कि ये पर्सन है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।